गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी और हमारी जुबानी। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों में, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला वाला जो पॉइंट अगर हमें लिखना चाहिए तो क्या लिखना चाहिए, ऑक्सीजन यूज्ड। ऑक्सीजन यूज्ड होती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज्ड नहीं होती। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो पॉइंट आता है कि जो सबस्ट्रेट है हमारा, बोले तो पायरुविक एसिड है, वो क्या होता है वो यहां पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कोई पीछे प्रोडक्ट नहीं बचता। वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। वाटर को तो हम यूज कर लेते हैं, और ज्यादा जरूरत पड़ती है वाटर को तो और ऊपर से पी लेते हैं, क्यों। तो दूसरा वाला जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या आता है कि सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। सबस्ट्रेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। सबस्ट्रेट हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। पायरुविक एसिड फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा, यानी कि रिमेनिंग प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा रहता है वो कुछ नहीं बचेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड में पूरा कंज्यूम कर देते हैं, उसके कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर फेंक देते हैं। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा, सबस्ट्रेट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। तीसरा वाला जो पॉइंट आता है वो क्या है भैया, तीसरा वाला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। किसके कंपैरिजन में, एन एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट of energy released। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है, होती है इसमें हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तीसरा वाला जो आता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें पायरुविक एसिड किसमें एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो किसमें हो रहा था हमारा, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो आपको ये थोड़ा नॉर्मल में आइडिया दे दूं कि भाई ये साइटोप्लाज्म का लोचा और माइटोकॉन्ड्रिया का लोचा जो अब तक क्या आपने सोचा, जरा देखें। ये हमारी सेल है, ठीक। और ये देखिए यहां पर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का किंग, यानी कि बोले तो सेल का कंट्रोलर, जो सेल को कंट्रोल करता है। ये हमारी सेल है। सेल के न्यूक्लियस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है नॉर्मली न्यूक्लियोप्लाज्म हम बोल देते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा होता है, ये पूरा जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल पाई जाती है। अब ये हमारा एक सेल ऑर्गेनेल ये है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का भी डायग्राम आपको बता चुका हूं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है।
जब मैंने सेल वाला जो चैप्टर आपको बताया था तो मैं उसमें डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इनके बीच वाले दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाले स्ट्रक्चर को हम जो जगह पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड फॉर्म में है और बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड फॉर्म में नहीं पाई जाती। अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है अगर हम इसको सीधा करेंगे तो बाहर वाली मेम्ब्रेन की अपेक्षा अंदर वाली मेम्ब्रेन बोले तो इनर मेम्ब्रेन लार्ज होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच वाले स्ट्रक्चर को जो खाली जो जगह रह रही है इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम था ये हमने देख लिया। अब बात आती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं हो रहा, वो नॉर्मल फ्री फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यहां से साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा कौन, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड यहाँ साइटोप्लाज्म में बन रहा था क्या, अरे भैया ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही तो हो रही थी। तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस जब साइटोप्लाज्म में हो रही है तो पायरुविक एसिड भी हमारा साइटोप्लाज्म में बनेगा और पायरुविक एसिड कहां पर एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in mitochondria। एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वाइल जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन anaerobic respiration occurs in cytoplasm। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट था। अब देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो कुछ स्टेप्स होती हैं, पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स पाई जाती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। उन स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा अगला वाला पॉइंट क्या है, स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स के बारे में हम देख लेते हैं। पहली वाली क्या है हमारी भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और दूसरी वाली स्टेप्स क्या है, क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल। तीसरी वाली स्टेप्स क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमारी 3 स्टेप है। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम देखेंगे पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन कैसे होता है। देखिए यहाँ है हमारा पायरुविक एसिड। अब इस वाली प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। पायरुविक एसिड ये कोएंजाइम की हेल्प से, कोएंजाइम एक के साथ ही अटैच होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है? एक तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड था। और एसिटाइल कोएंजाइम एक कितने कार्बन कंपाउंड बनेगा? 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे निकल रहा है। 3 कार्बन थे, एक कार्बन यहाँ पे निकल जाएगा तो 2 कार्बन बचेंगे। 2 कार्बन कंपाउंड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। और इस प्रोसेस में एक और होता है कि NADP आती है, NADP, तो वो किसमें कन्वर्ट होकर निकल जाती है? NADPH+H पॉजिटिव, इसमें ही निकल जाती है। तो 2 यहाँ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। पायरुविक एसिड 3 कार्बन था, अब वो प्रोडक्ट जो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है 2 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन रिलीज होता है। और हमारा कुछ मैंने पहले ही बताया, ये आपको NAD लिख लो या NADP लिख लो, एक ही बात है। तो NADP किसमें कन्वर्ट हो जाती है? NADPH+H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। NADP ये पॉजिटिव जो है, ठीक। तो हाइड्रोजन आयंस यहाँ से निकलते हैं जो NADP रिसीव कर लेती है। तो हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है।